हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट एजुकेटर में। और आज हम PYQ सीरीज हिंदी का 10वां भाग करेंगे। 9 वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूं, जिसने नहीं देखी हैं वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आज हम करने वाले हैं PGT लेवल का, जो 2019 में नवंबर 2019 में जो पेपर आया था उसके 15 क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध, पेपर में क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है। क्या पूछा है, इसमें पूछा है अशुद्ध, तो गलत है वो छांटना है। पड़ोसी सही है, सुदीजन सही है, द्रवीभूत सही है। ये जो सरलता पूर्वक है, इसमें बड़े ऊ की मात्रा आएगी, इसलिए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संधि विच्छेद एवं शब्द निर्माण की दृष्टि से असंगत विकल्प। यानी संधि विच्छेद में मिस्टेक ढूंढनी है, तो संधि विच्छेद में जो विश्व प्लस एक के है, इसमें मिस्टेक है। एक के होता है ये, ठीक है, मात्रा आएगी ऐक्य, तो ये ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। अदम प्लस ऋण सही है, परि प्लस कृत परिष्कृत, तत् प्लस अनंतर तदंतर, ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट है, किस विकल्प में 2 उपसर्गों का योग नहीं हुआ है। अब 2 उपसर्ग किस में नहीं है, व्युत्पत्ति में वी और उत, ठीक है, 2 उपसर्ग हो गए। व्याधि में वी और आ हो गए, व्यापादित में वी और आ हो गए, लेकिन वैनाशिक में विनाश प्लस इक है, विनाश प्लस इक है, तो इसमें प्रत्यय उपसर्ग है ही नहीं, ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। किस विकल्प में अपादान तत्पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं हुआ है बताना है। अब जन्म रोगी ये अपादान होता है, ठीक है, जलजात है ये भी अपादान है, राजद्रोह राजा से द्रोह, और पदाक्रांत, पदाक्रांत है ये करण तत्पुरुष है, पद से आक्रांत। नेक्स्ट है, आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद इंगित कीजिए। अब पहले तो इसमें विशेषण देखो, तापमान की विशेषता क्या है कि ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहा है, ठीक है, तो 35 क्या है, निश्चित है, निश्चित निश्चित इनमें से आएगा। और ये परिमाणवाचक है, संख्यावाचक। सेंटीग्रेड किसको दर्शाता है, ये इसकी इकाई है, तापमान मापने की इकाई है, ठीक है, यूनिट है, तो ये क्या है, परिमाणवाचक है। किलो, लीटर, किलोमीटर, मीटर में, गज में, इंच में, जो भी ये कोई भी इकाई होती है मापने की, वो होता है परिमाणवाचक में। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। किस शब्द में अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अब इसमें देखो, अवचन, ए उपसर्ग हो गया, अवनिष्ठ, अविनिष्ठ, फिर है अवाच्य ए, अवधि में अव है, तो ऑप्शन 2 हमारा राइट रहेगा। अब एक वर्ड आया था पहले, अवधि, बड़ी की मात्रा, ये अवधि होती भाषा, तो इसमें उपसर्ग नहीं है, प्रत्यय नहीं है, अवधि भाषा को बोला गया, और ये अवधि है, ये है समय के लिए, इसमें अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। संज्ञाओं की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। संज्ञा बतानी है, यानी उसके बारे में क्या सही है क्या गलत है। असंगत, गलत को छांटना है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती हैं, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। राम, नाम, श्याम, एक एक ही नाम है व्यक्तिवाचक में। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अनंत होती हैं, ये भी सही है, कितने ही नाम हो सकते हैं। ईर्ष्या, रोग, जन्म, मृत्यु आदि यौगिक भाववाचक संज्ञाएं। यौगिक क्या होते हैं, 2 शब्दों से मेल से बने हो, क्या ये 2 शब्दों से बने हैं, नहीं, ये एक एक सिंगल शब्द हैं, ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। अगला है, व्यक्तिवाचक एवं भाववाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञाओं में रूपांतरण किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, किस विकल्प में भाववाचक कृत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। कृत प्रत्यय भी होना चाहिए और भाववाचक भी होना चाहिए। अब कृत प्रत्यय क्या होता है, जो धातुओं के आगे लगते हैं, ठीक है,
तो भाववाचक भाववाचक होते हैं भाई, कोई फीलिंग या फिर कोई भावनात्मक रूप से दिखाए। तो परोसैया, परोसैया क्या है? परोसैया किसी व्यक्ति के बारे में बताया गया है जो परोसता है। तो परोसैया क्या है? कर्तरी है, करता है, तो कर्तरीवाचक है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। और छिड़काव, पछतावा, गड़गड़ाहट, ये तीनों क्या है? भाववाचक कर्तरी कृतवाच्य प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय। फिर है संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प है। इसमें बताना है कि संधि की दृष्टि से कौन सा गलत है। अब इसमें उपनिषद प्लस मीमांसा, उपनिषद मीमांसा, विद्वत प्लस मूर्ति, विद्वन मूर्ति, षड प्लस मास, क्षण मास। और ये देखो, अगर किसी को बिल्कुल भी नहीं आता ना तो भी हम कर सकते हैं। उपनिषद, यहाँ द, यहाँ त, यहाँ द, ये तीनों, यहाँ न बन गया, यहाँ भी न बन गया, यहाँ भी न बन गया, इसमें अलग बना है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट है, इनमें कौन सी भाववाचक संज्ञा का निर्माण विशेषणवाचक शब्द से नहीं हुआ है? अब इन्होंने पूछा है कि विशेषणवाचक शब्द से भाववाचक संज्ञा नहीं बनी है। अब इसमें आप सीधा सा देख सकते हो, गोरा, गोरा से बन गया गोरापन, सयानापन, नकटापन, ये तीनों विशेषताएं बता रहे हैं, तो यानी विशेषण शब्द हैं, नकटा, सयाना, गोरा। और अपना क्या है? अपना सर्वनाम है, तो अपना है, अपनापन बन गया, ये क्या किससे बना है? सर्वनाम से, इसलिए ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोनू सबसे घटिया विचारों वाला लड़का है। अब सबसे घटिया, ठीक है, सबसे, सबसे में क्या होता है? उत्तमावस्था। तीन अवस्थाएं होती हैं विशेषण की। मूलावस्था, मूलावस्था होती है जिसमें किसी से कंपैरिजन नहीं, राम अच्छा लड़का है, ठीक है, हो गया। फिर है उत्तरावस्था, राम श्याम से अच्छा है, दो के बीच में तुलना कर रखी हो तो क्या होगी? उत्तरा अवस्था। और राम सबसे अच्छा है तो सबसे अच्छा उत्तम अवस्था, यानी उत्तम यानी सुपर, ऊपर होता है ना, सबसे ऊपर, तो ये होता है उत्तम होना। समझ आया? सबसे ऊपर, सबसे ज्यादा, सबसे कम, कुछ भी सबसे लग गया तो आ जाएगा उत्तमावस्था। मूलावस्था बिल्कुल सीधा रहता है, कोई कंपैरिजन, तुलना नहीं होती। और उत्तरावस्था में दो के बीच में परस्पर तुलना होती है। क्रिया के संबंध में असंगत कथन चुनिए। अब ये क्रिया के बारे में पूछा इन्होंने। देखो, गौण कर्म के साथ सदैव को चिन्ह जुड़ा रहता है और क्रिया से अपेक्षाकृत दूर रहता है। अब ये है ना, एक वाक्य लेके हम अच्छे से समझ सकते हैं। मान लो, माँ बालक को दूध पिलाती है, ये है। तो गौण कर्म के साथ सदैव को चिन्ह जुड़ा रहता है, तो इसका मतलब बालक क्या है? गौण है, और क्रिया से अपेक्षाकृत दूर है, तो क्रिया ये है, इससे दूर है, बीच में दूध आ गया, ठीक है, ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। यदि वाक्य में दो क्रम है, अब बालक और दूध दो क्रम हो गए, ठीक है, तो क्रिया से किसे और किसको प्रश्न करने पर, अब किसको दूध पिलाती है? बालक को। किसे दूध पिलाती है? बालक को। तो क्या यह मुख्य क्रम है? मुख्य क्रम क्या होता है? जिसको हटाने से वाक्य अधूरा हो जाए। अब अगर मैं ये कह दूं माँ दूध पिलाती है, तो क्या सेंटेंस पूरा है? बिल्कुल पूरा है। तो बालक को क्या है? मुख्य क्रम नहीं है, इसका मतलब ये गौण क्रम है। और मैं ये कह दूं माँ बालक को पिलाती है, दूध को गायब कर देती हूँ, तो क्या ये पूरा सेंटेंस बन रहा है? माँ बालक को पिलाती है, क्या पिलाती है भाई? दूध पिलाती है, जूस पिलाती है, पानी पिलाती है, क्या पिलाती है? तो जो मुख्य क्रम क्या होता है, जिसको हटाने से जो सेंटेंस है, वाक्य है, उसका पूरा अर्थ नहीं निकलता हो। तो यहाँ पर मुख्य क्या है? दूध, और गौण क्या है? बालक। तो किसे पिलाती है, ये तो गौण क्रम हो गया ना, इसलिए ये हमारा ऑप्शन असंगत है, गलत है।
क्लियर हुआ आपको? अब ऐसे ही आगे देखो, जिन्हें कर्म के अतिरिक्त अन्य किसी पूरक शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ती उन्हें पूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। पूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं किसी पूरक शब्द की आवश्यकता कर्म के अतिरिक्त, यानी कर्म की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, तो वो क्या होती है? पूर्ण सकर्मक क्रिया। आना, उड़ना, तैरना गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रियाएं हैं। ये मैंने करवाया था आपको। ये सभी क्या है? गति में। आना, उड़ना, तैरना गति में, मोशन में है, मूवमेंट में है, इसलिए ये गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। वार्तनिक दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अब इसमें शुद्ध बताना है, सही शब्द। अब देखो, दृष्टव्य गलत है, द्रष्टव्य होता है, द्रष्टव्य। परिशिष्ट नहीं होता, परिशिष्ट ट होता है। आदिष्ट ट। अंत्येष्टि ठीक है, तो ऑप्शन 4 हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट है, लिंग विचार की दृष्टि से असंगत कथन को छांटिए। अब लिंग विचार में पूछा है इन्होंने, फौज, भीड़, सरकार स्त्रीलिंग पद हैं। अब इनमें आप वाक्य बना के देख लिया करो। फौज गई, ठीक है, भीड़ थी, तो हम हमेशा स्त्रीलिंग, सरकार बनेगी, तो क्या ये स्त्रीलिंग पद है? बिल्कुल सही बात है। हमें क्या छांटनी है? असंगत, गलत छांटनी है। लिंग विकारक तत्वों की श्रेणी में आता है, ये भी आता है, विकार उत्पन्न करता है ना, तो ये विकारक तत्व हो गया। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषणवाचक सभी शब्दों में लिंग की दृष्टि से विकार होता है। होता है ये क्या? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण सभी में लिंग की दृष्टि से विकार होता है? नहीं होता, सब में नहीं होता। संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कोई नाम है, क्या उसका कभी आप लिंग चेंज करोगे? होता है? नहीं होता ना, राम का राम ही रहेगा, सीता का सीता रहेगा। तो ये क्या है? ये ऑप्शन हमारा गलत है, इसलिए ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। कोयल, मैना, चील आदि शब्द नित्य स्त्रीलिंग शब्दों के वाचक शब्द हैं, ये बिल्कुल सही है, स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है 45, निम्न में पार्श्विक वर्ण कौन सा है? अब पार्श्विक वर्ण पूछा है तो इसमें है ल। और बार बार बताती हूँ, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैंने इसकी वीडियो चैनल पर डाल रखी है। स्वर और व्यंजन के भेद बिल्कुल पूरे डिटेल में समझाते हुए, आप ज़रूर से ज़रूर देखें और उसमें क्वेश्चन हमेशा आता है। अब पार्श्विक का मतलब बताती हूँ हमेशा कि जीभ के अगल बगल से हवा निकलना। तो ल जब बोलते हैं तो हवा है वो साइड से निकलती है, इसलिए ये पार्श्विक वर्ण कहलाता है। उम्मीद है समझ आया होगा। और इसके साथ ही हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। और चैनल पर नए हैं तो बता देती हूँ, सीडीपी की और रीजनिंग, मैथ्स, इन सब की वीडियो मैंने पहले से करवा रखी हैं। आप चैनल पर प्लेलिस्ट चेक करें और अपनी तैयारी जारी रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। और प्लीज़ लाइक करना ना भूलें ताकि मुझे ये पता चलता रहे कि आपको वीडियो कैसी लगी।